वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान यानी कि HSTDV इसकी शॉर्ट फॉर्म है तैयार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो ये जो देश बना है हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला, ये दुनिया का चौथे नंबर का देश बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। तो हाल ही में भारत की DRDO कंपनी द्वारा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार किया गया है। ऐसा करने वाला फिर ये पूरे विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो ये चौथा देश बन गया है। अब पहले देशों की बात करें तो इससे पहले जो देश थे वो कौन कौन से थे जो पहले कर चुके हैं ये, तो ये किए गए थे अमेरिका, अमेरिका के बाद रूस, रूस के बाद चाइना। तो ये तीन देश पहले थे। भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन गया है। अब ये क्या है कि भारत जो है स्वदेशी निर्मित है। स्वदेशी निर्मित ये DRDO द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया, और इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की क्या है, उम्मीद है। और विकसित जो हुआ है वो DRDO द्वारा हुआ है। अब देखिए बात अगर DRDO की आई है तो DRDO के बारे में आपको बता देता हूँ। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है वो क्या है, संस्कृत में बलश्य मूलम विज्ञान, और इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। जबकि प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इतना आपको DRDO के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की कौन सी कंपनी भारत के गगनयान अभियान में शामिल हो रहे अंतरिक्ष यात्रियों का सूट तैयार कर रही है। तो रूस की एक कंपनी है जो कि गगनयान, भारत का जो गगनयान अभियान है उसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों का क्या कर रही है, सूट तैयार कर रही है। तो ये जो कंपनी है वो कौन सी है, तो वो है वेजदा। कौन सी है, वेजदा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो रूस की वेजदा कंपनी द्वारा भारत के लिए गगनयान अभियान के लिए क्या तैयार किए जा रहे हैं, सूट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें मानव जब गगनयान अभियान में जाएगा तो उन्हें पहनकर जा सकता है, जिससे उनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी। तो ये जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी है, रूस की वेजदा कंपनी है। तो इतना आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात अगर गगनयान अभियान की आई है तो गगनयान अभियान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गगनयान अभियान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, जिसके तहत अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है, और इससे जिसके तहत मानव कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। किस में बैठ के, कैप्सूल में बैठ के, यानी कि गगनयान में बैठ के। अब ये कब जाएगा, तो दरअसल क्या है कि 2006 में पहली बार गगनयान अभियान की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2020 में ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो अमानव युक्त है, यानी कि मानव उसमें नहीं जाएगा। 2021 में फिर से अमानव युक्त जाएगा, जबकि दिसंबर 2021 में पहली बार भारत मानव युक्त यानी कि मानव युक्त गगनयान को कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। इसको जो प्रयोगात्मक तौर पर पहली बार जब लॉन्च किया गया था मानव रहित, वो 2014 में किया गया था। गगनयान विकास कब से शुरू हुआ है, 2006 से। अब अगर हम बात करें तो इसमें किस उपग्रह का यूज किया जाएगा, यानी कि यान का यूज किया जाएगा, तो मार्क 3, यानी कि प्रक्षेपण जो यान होगा इसका वो कौन सा होगा, मार्क 3 होगा। तो इतना आपको गगनयान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का क्या नाम रखा है। तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, VI, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर। तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाम रखा है दोनों का, तो वो क्या है, वोडाफोन और आइडिया। V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया। तो नया ब्रांड लॉन्च किया गया है कौन सा, VI। आपको पता है कि आइडिया और वोडाफोन दो ऐसी नेटवर्किंग कंपनी है जिन्होंने, टेलीकॉम कंपनियां हैं जिन लोगों ने, दोनों ने अपना क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया था, यानी कि दोनों एक हो गई थी, एकीकरण कर लिया था इन्होंने। और ये टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। सबसे बड़ा क्या है,
एकीकरण है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय यानी कि एजीआर के बकाया को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। और भी सभी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने साल का समय दिया गया है? 10 साल का समय दिया गया है। तो वोडाफोन और आइडिया कंपनियां मिल चुकी हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म नाम अब क्या होगा? वीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका कब? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही है। तो 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे। अब देखिए बात अगर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की आई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 8 सितंबर को विश्व में साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो इससे क्या होगा? लोगों के मन में और हमारे समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने का क्या किया जाता है? इससे बढ़ावा दिया जाता है। पहली बार जो साक्षरता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो 8 सितंबर 1966 को पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। साक्षरता दशक जो घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो कब किया गया था? 2009 से 2010। तब से आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है अगर हम बात करें तो वो यूनेस्को पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है। यूनेस्को ने पहली बार जब विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा की थी वो कब की थी? 1965 में, और 1966 से ये मनाया जाता है। अब विश्व साक्षरता दिवस 2020 की जो थीम है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट में व उससे परे सीखने पर केंद्रित, यानी कि लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये इसकी क्या है? थीम है, जो कि बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी थीम क्या है। अब आपको पता है 2018 में भारत में साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 2018 में जारी एमएचआरडी की शैक्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 69.1% थी। कितनी? 69.1%। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 64.7% थी और महिलाओं का साक्षरता रेट 56.8 था, तो पुरुषों का 72.3। तो पुरुषों का जो साक्षरता दर था वो 72.3 और महिलाओं का साक्षरता दर 56.8 और ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 64.7 और टोटल साक्षरता दर भारत की 69.1 यानी कि 69.1% थी और शहरी भारत में साक्षरता दर 79.5%। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो दर हैं ये आपको याद होनी चाहिए। दर जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कामत पैनल की रिपोर्ट के अनुसार ऋण पुनर्गठन के लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो कामत पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ऋण पुनर्गठन के लिए जो क्षेत्रों की पहचान की गई है वो की गई है 26, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो कामत पैनल ने हाल ही में 26 ऋण पुनर्गठन के लिए क्षेत्रों की क्या की है? पहचान। अब ये है क्या? देखिए, तो कामत पैनल दरअसल क्या है, एक नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, सदस्यीय समिति बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में? केवी कामत के नेतृत्व में। और ये क्या थे? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख थे। तो ये जो समिति बनी थी 7 सितंबर 2020 को, इसने अपनी रिपोर्ट दी है किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि आरबीआई को। और इसका काम क्या था? तो पैनल का गठन कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन के लिए वित्तीय मानकों पर सिफारिश करने के लिए किया गया था। अब इसने टोटल 26 क्षेत्रों की ऐसी पहचान की है जो ऋण पुनर्गठन यानी कि ऋण को वहां पर वापस नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो ये कौन कौन से हैं? और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो इलाके भी यही है जो कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो वो 26 इलाके हैं। तो उनकी वैसे जरूरत नहीं है, मैं कुछ बता देता हूँ। ऊर्जा निर्माण, सड़कें, लोहा एवं इस्पात निर्माण, यानी कि पूरा ही सिस्टम लगभग कोविड-19 की वजह से शांत पड़ चुका है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, महामारी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले सेक्टर है वो कपड़ा उद्योग, थोक व्यापार, सड़क और इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की संभावना किस वर्ष तक है? तो चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की संभावना है 2021 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो 2021 तक चंद्रयान 3 की लॉन्च करने की संभावना है, यानी कि इसकी तैयारी की जा रही है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा।
पहले ये जो लॉन्चिंग थी थोड़ी सी अब लेट कर दी गई है। अब ये क्या हुआ है कि 2020 में होनी थी, लेकिन अब ये 2021 में होगी, कारण कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से इसे क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है। आपको पता है मिशन चंद्रयान 2 कब भेजा गया था, 2019 में, जबकि मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था, 2008 में, जिसमें आपको पता है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 में नहीं हो पाई थी पिछले वर्ष, तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इसे भेजा जाता था। जबकि चंद्रयान 2 को किस की सहायता से भेजा गया था, तो वो GSLV मार्क 3 की सहायता से भेजा गया था। तो इतना आपको चंद्रयान 3 के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NSO सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे ऊपर है, तो केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो केरल राज्य NSO सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का साक्षरता दर में, देश का साक्षरता दर में सबसे ऊपरी स्थान इसने प्राप्त किया है। कितनी साक्षरता है केरल में, तो 96.2%। कितना, 96.2% वहां पर साक्षरता है। और ये जो आंकड़े जारी किए गए थे, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा जारी किए गए थे। और कौन सा सर्वे ये हुआ है, तो ये 75वां सर्वे हुआ है। कौन सा, 75वां सर्वे हुआ है जिसमें रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें 2017 से लेकर 2018 की अवधि का साक्षरता का राज्यवार विवरण दिया गया है, जिसमें केरल में देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य के लगभग 96.2% लोग साक्षर हैं केरल में। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश दूसरे सबसे निचले स्थान पर चला गया है। तो आंध्र प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 66.4। तो सबसे लास्ट आंध्र प्रदेश है और पहले नंबर पर कौन सा है, केरल। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, 88.7% है। दिल्ली के बाद उत्तराखंड, तो पहला केरल, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा असम और सबसे लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे लास्ट में कितना है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। जबकि उत्तर प्रदेश में है 73%। भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता दर इस बार रही है 77.7%। देखिए ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारत में जो कुल साक्षरता दर है वो 77.7% है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता दर है वो 73.5% है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.7% है, 87.7% है। पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से क्या है, अधिक है। जैसे केरल में अगर हम बात करें तो केरल में पुरुष साक्षरता दर 97.4% है और महिलाओं में 95.2% है। तो पुरुषों में साक्षरता दर ज्यादा है एज रिस्पेक्ट टू महिला, जबकि गवर्नमेंट द्वारा बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये विश्व युद्ध नहीं आएगा। दरअसल क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भारत में क्या हुआ है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे युद्ध नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे ये युद्ध और की जगह पे क्या आएगा, सौर आएगा। तो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है, तो ये जो आयोजन किया गया है ये कब किया गया है, 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही है। तो 8 सितंबर को प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या हुआ है कि इस शिखर सम्मेलन में 8 पहले शुरू की गई हैं और ये कब किया गया, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर। आपको पता है कि भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, वो भी किसका, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। कहां पर, गुरुग्राम में। कहां पर, गुरुग्राम में। और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शिखर सम्मेलन किया गया है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, वो भी कहां पे हुआ है, 8 सितंबर। और इसमें कितनी पहले शुरू की गई है, 8 पहले इसमें शुरू की गई है, 8 पहले। जैसे अगर हम बात करें तो सोलर फोटोवोल्टाइक तकनीशियन कौशल विकास, ISA केयर इनिशिएटिव, तो आदि इस तरीके की पहले शुरू इसमें की गई है। क्योंकि आपको पता है भारत का एकमात्र जो सौर गठबंधन का मुख्यालय है वो कहां पर है, गुरुग्राम में है। जिसमें टोटल अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में प्रेजेंट टाइम पर कुल कितने देश हैं, 121 देश हैं। कितने देश हैं, 121 देश हैं। इस पहल की जो शुरुआत की थी वो भारत ने की थी। और कब की थी, तो 2015 में आयोजित पेरिस जलवायु परिवर्तन में इसका प्रस्ताव रखा गया था।
और बाद में फिर भारत सरकार ने गुरुग्राम में आईएसए के मुख्यालय के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी, जहां पर क्या बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। और आपको पता है कि भारत ने जुलाई में 2020 में 35 गीगावाट सौर उत्पादन का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसके लिए दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया गया है? तो ये जो मसौदा जारी किया गया है ये किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया विज्ञापनों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञापनों के लिए एक मसौदा जारी किया है। अब ये मसौदा जो जारी किया है ये आखिर क्यों किया गया है और किसके लिए किया गया है? विज्ञापनों के लिए। तो अब विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए आपको पता है सोशल साइट्स पर कुछ बकवास यानी कि बिल्कुल बेकार विज्ञापन चलते हैं, जो कि सरकार के लिए भी और हमारे देश के लिए भी हानिकारक है। और उन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया है और एक नियम और कानून इसके तहत क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, अब विज्ञापनों को आप इस तरीके से नहीं कर सकते जिसमें देश की बुराई हो या हमारे समाज में कुरीतियां फैलें, तो इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीमा तेंजिन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस सेना से संबंधित थे? तो नीना तेंजिन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस सेना से संबंधित थे? तो वो थे SFF, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो SFF से संबंधित थे नीमा तेंजिन, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? अगर हम बात करें तो तिब्बत, यानी कि नीमा तेंजिन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF का मतलब क्या होता है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका जो गठन हुआ था SFF का, तो वो हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध करीब आ रहा था। और इसी बल की वजह से कहीं ना कहीं 1962 की जो भारत चीन की युद्ध था यानी कि लड़ाई थी, वो क्या हो पाई थी, समाप्त हो पाई थी। ये एक ऐसा सैन्य क्षेत्र है या ऐसा सेना टुकड़ी है जो कि पहाड़ियों पर काम करता है। कहां पर काम करता है? पहाड़ियों पर काम करता है, जो कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का कार्य करता है। SFF के जो संस्थापक थे वो सुजान सिंह ओबान थे। कौन? सुजान सिंह ओबान, जिन्होंने अपना नाम एस्टाब्लिशमेंट 22 प्राप्त किया। तो इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान भी संभाली थी। तो इन्होंने ही SFF का क्या किया था, गठन किया था। कब किया था? 1962 में, जिसके द्वारा भारत चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो लगभग खत्म किया गया था इसके द्वारा। अब इनकी जो मृत्यु हुई है वो किस तरीके से हुई है? तो एक चीनी सीमा के निकट एक पुरानी लैंड माइन फटने के कारण, यानी कि पुरानी लैंड माइन थी जिसके खिलाफ फटने के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उनका अंतिम संस्कार भारत के द्वारा किया गया है। कहां पर? लेह में पूर्ण सम्मान के साथ, तिब्बती रिवाज के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये तिब्बत जो है, तिब्बत की जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये सेना काम करती है, जो कि दोनों देशों के लिए काम करती है, चाइना और भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसको नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है इस बार डेविड एटनबरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो हाल ही में डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है डेविड एटनबरो को, तो ये दिया क्यों जाता है? अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ ये डेविड एटनबरो है कौन। तो प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर एवं प्रकृतिवाद है डेविड एटनबरो, और इन्हीं को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। इनका काम क्या था? तो प्राकृतिक अजूबों को विश्व के सामने लाने का इनका क्या रहा है, योगदान रहा है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जबकि पहली बार ये किसको दिया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार, वो दिया गया था 1989 में। किसको? यूनिसेफ को। दूसरी बार 1991 में राजीव गांधी को। उसके बाद MS स्वामीनाथन को 1999 में, कोफी अन्नान को 2003 में, एंजेला मर्केल को 2013 में, 2014 में इसरो को, और 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, और 2017 में ये दिया गया था मनमोहन सिंह को। इसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो जो हाल ही में निधन हुआ है वो हुआ है डॉक्टर गोविंद स्वरूप का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो गोविंद स्वरूप, डॉक्टर गोविंद स्वरूप, जो कि
रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं भारत में, उनका निधन हाल ही में कहां पर हुआ है? पुणे में हुआ है। कहां पर हुआ है? पुणे। तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना भी इनके द्वारा क्या की गई थी। इनको पद्म श्री से भी और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से और एच.के. फिरोदिया पुरस्कार और भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में इनमें शामिल किया गया है। और ये कितने वर्ष के थे? तो ये 91 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 91 वर्ष के। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो ये जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं पियरे गैसली, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो पियरे गैसली यानी कि फ्रांस के रहने वाले हैं ये। इन्होंने इटली के ऑटोड्रोमा नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को क्या कर लिया है? जीत लिया है। और पहले स्थान पर ये रहे हैं पियर गैसली, जबकि दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर हैं सेंस जूनियर और तीसरे स्थान पर हैं लॉन्स स्ट्रॉ। तो जिन्होंने हाल ही में क्या किया है? फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिए, जो कि कहां पर आयोजित हुई थी? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये जो भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया किसके द्वारा? फिच कंपनी द्वारा। तो ये जो अनुमान लगाया गया है ये लगाया गया 10.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो 10.5% का गिरावट का अनुमान लगाया है किसने? फिच रेटिंग कंपनी ने। किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था में। अभी फिच रेटिंग जो है वो है क्या? तो देखिए फिच रेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिच रेटिंग एक अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करती है? रैंकिंग जारी करती है। और ये रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है और इस रैंकिंग के तहत ही अर्थव्यवस्था जो भारत की वो चरमरा गई है और वो कितनी जा सकती है? उसमें गिरावट होगी 10.5 की। आपको पता है हाल ही में जीडीपी की पहली तिमाही की रिपोर्ट आई थी जिसमें -24% जीडीपी चली गई है। तो फिच रेटिंग ने भी ये बात बताई है। फिच रेटिंग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो ही थी 1914 में। किसने की थी? जॉन नॉल्स फिच ने। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो सीईओ है वो है पॉल टेलर। तो इतना आपको फिच रेटिंग कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। और रेटिंग देने में अगर हम बात करें तो 3 बड़ी कंपनियों में शामिल है। कौन कौन सी? मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और एक कौन सी है? फिच रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो नदियों में जो क्रूज चलाने की जो शुरुआत की जाएगी वो किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो नदियों में जो क्रूज चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा उड़ीसा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने नदियों में क्रूज चलाने की क्या कर दी है? शुरुआत कर दी है। तो इससे फायदा क्या होगा? तो यहाँ का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे गवर्नमेंट को क्या प्राप्त होगा? रेवेन्यू प्राप्त होगा। जैसे वहां पर कौन कौन सी नदियां? जैसे महानदी, चिल्का झील, डंगवाला, इन सब में क्या किया जाएगा? क्रूज सर्टिफिकेट का निर्माण किया जा सकता है, जिसके तहत वहां के पर्यटन को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा। अब देखिए अगर उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य? उड़ीसा, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? वो आपको पता होनी चाहिए। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? उड़िया। कौन सी है? उड़िया। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और भारत की जो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, चिल्का झील, वो भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है और कुछ लोगों ने डिटेल में भी आंसर लिखा, तो सब लोग डिटेल में आंसर लिखा करें। क्वेश्चन था, किस देश के वित्त मंत्री डॉक्टर युवराज कातीबाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो दिया है नेपाल के वित्त मंत्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। तो सभी लोग डिटेल में आंसर किया करें। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है डिटेल में। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? वो आपको बताना है, प्लस इनके बारे में पूरा बताना है। दरअसल
नंद भारती को भारतीय का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि रक्षक कहा जाता है भारतीय संविधान का। वो क्यों कहा जाता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो आपको डिटेल में लिखना है। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक में इसे शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें। थैंक यू।